Hello everybody and hello students. Thank Thanking you for joining me in this lecture. This lecture is lecture number 2 of this playlist. This is going to deal with magnetic field lines, atomic or molecular explanation of magnetic materials, very fundamental concepts like आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है बड़े क्वेश्चन तो करते, बट बड़े सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इनके बेसिस पे पूछे जाते हैं, वहां पे आप बहुत फंस जाएंगे बुरी तरीके से. तो इस लेक्चर की अहमियत को आप समझें. बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है एंड हर बात को अगर आप ठीक से समझ पाएंगे तो बहुत फायदा होगा आपको. तो एक एक बात को ढंग से समझने की जरूरत है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे के लेक्चर को देखा होगा. सो once again, thank you very much for joining me in this lecture. Let's enter in lecture and grab what is new for us. So as I said, that focus of this lecture is like the electrostatic analog, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कहते हैं हम लोग. तो इनके बीच में क्या एनालॉगी है उसको समझेंगे. फिर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे. सो आई वुड लाइक दैट कि आप एक एक चीज को समझें और फिर अच्छे से आगे बढ़ें. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. हेलो बच्चों, जब आप फर्स्ट पेज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग पढ़ रहे होंगे, वहाँ नोट्स में मैंने लिखते लिखते कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब मैं लिख रहा हूँ तो कंपैरिजन बेसिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पे लिखना है. वहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में 4 पाई लिखना मैं भूल गया. सो दैट हैज हैपेंड बाय मिस्टेक. सो काइंडली उसको आप करेक्ट कर लेंगे एंड माय अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक. आई होप यू अंडरस्टैंड. गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज वॉच इट वेरी प्रॉपर्ली. So we are talking about electrostatic analog. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग की बात हो रही है. सो नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे आप गौर करिए. इस जगह पे मैंने अगर इस ये सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये डाइपोल है. और ये एक एम पॉजिटिव और एम नेगेटिव ऐसे लिख दिया. लुक एट दिस हियर एंड दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. जैसे यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे लिख दिया साउथ पोल और यहाँ लिख दिया नॉर्थ पोल, समथिंग लाइक दिस. अब आप एक बात समझिएगा कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. सो यू नो लाइक क्यू पॉजिटिव हम इसको कहेंगे और इसको क्यू नेगेटिव कह देंगे. तो भाई मोनोपोल, आई मीन पहली बात ये समझना है आपको कि मोनोपोल, मोनो आई मीन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज exist exist separately. Positive and negative charge exist separately, but monopole monopole magnet monopole magnet does not exist. ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, इसका खास ध्यान रखने का. यानी कि क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव है, तो ये अगर ऐसा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है. दिस इज पॉसिबल, ये सही है, ये सही है. बट अगर यहाँ देखें तो ये गलत है और ये गलत है. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या कहा? व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव कहते हैं तो दिस इज राइट. बट अगर एम पॉजिटिव अलग से दिखाएंगे, एम नेगेटिव अलग से दिखाएंगे आप, तो ऐसा संभव नहीं है. सो मोनोपोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, बट क्यू पॉजिटिव एंड क्यू नेगेटिव भैया प्लस और माइनस अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये नहीं हो सकता. अब ये एक डाइपोल दिखा रखा है, तो भाई पॉजिटिव और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉसिबल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल भी पॉसिबल है. तो हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल बोथ एग्जिस्ट. दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं. राइट, दोनों एग्जिस्ट करें. तो जो इसका डाइपोल मूवमेंट होता है और इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है,
अगर हम इलेक्ट्रिक इसकी डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसके डाइपोल मोमेंट को हम लोग Q इंटू टू ए लिख लेते हैं, और इसके डाइपोल की बात करें तो इसके डाइपोल को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी राइट M इंटू टू एल. दिस M इज रिप्रेजेंटिंग पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग पोल स्ट्रेंथ. तो ये समझ में आने की ये बात समझ में आनी चाहिए, बार मैग्नेट के नजरिए से देखा जाए तो ये पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है बार मैग्नेट के केस में, और ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, और ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. सो दिस इज क्लियर टू अस, राइट? नाउ अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे डाइपोल की वजह से एक्सेल पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालते हैं, तो भाई इसके वजह से भी हम लोग निकालते हैं. सो व्हाट डू राइट हियर, लाइक अगर एक्सेल पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा यहाँ पे फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, के टू पी अपॉन आर क्यू, वी राइट लाइक दिस. यस. और यहाँ क्या होता है भाई, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, बी एक्सेल निकालना चाह रहे हैं, सो दैट रिजल्ट कम्स आउट टू के बदल जाएगा, के की जगह पे यहाँ पे जैसे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2m, एंड दिस इज म्यू नॉट, 2m म्यू नॉट अपॉन, ये देखो आर क्यू था, यहाँ आर क्यू लिखना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. सो एंड नाउ नेक्स्ट इज लाइक अगर हम ई इक्वेटोरियल की बात करें, ई इक्वेटोरियल की बात करें तो वी नो दिस इज माइनस के पी अपॉन आर क्यू, वी राइट. अगर हम बी इक्वेटोरियल की बात करें तो वी नो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एम अपॉन आर क्यू. सो मीन्स इसका पी क्या आपने देखा यहाँ पे, ये क्या समझने की कोशिश की कि भाई इसका पी वेक्टर जो है, लाइक यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट है वो किसको इम्प्लाइज कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है जी. और इसका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बात समझ गए होंगे आप. ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ एम पॉजिटिव को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि ये ध्यान रखना है कि क्यू पॉजिटिव इज नॉट इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्विवेलेंट टू, ये तो खैर यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात हो रही है, तो क्यू पॉजिटिव इज नॉट इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्विवेलेंट टू एम पॉजिटिव, ये बात कही जा रही है. एंड क्यू नेगेटिव डज नॉट, आई मीन इज नॉट इक्विवेलेंट टू एम नेगेटिव, ये बात आपको समझाने की कोशिश की गई है. ठीक है. सो इसका मतलब कि अच्छा एक और बात समझ लेंगे, जैसे कि हम लोग दो चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़ते थे, लाइक के Q1 Q2/r² पढ़ते थे हम लोग. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, दो दो के बीच में मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, यहाँ पे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो क्या होगा, म्यू नॉट M1 M2 अपॉन R². यस. एंड दिस इज 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2/r². so this is how this result is going to take place. तो ये एनालॉगी समझ में आ गई होगी, इस तरीके से ये कनेक्टेड है. इट डज नॉट, आई डोंट मीन दैट कि P इज इक्वल टू M, P और M एक जैसे चीजों को, मतलब इनके इनका जो जिस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा हुआ उसी तरीके से ये लिखा हुआ है, तो ये एनालॉगी को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स ऑल. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो ये ध्यान रखना है कि जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल इक्वेटोरियल आर्बिट्ररी पॉइंट फील्ड होता है, मैग्नेटिक डाइपोल का भी होता है, दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास. नाउ आई वुड लाइक टू से दैट कि पिछले लेक्चर में हमने बात कहाँ खत्म की थी. हमने बात कही थी कि देखो जी, अगर आप आई वुड टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड आई वुड डिस्कस हियर, राइट, एटॉमिक एंड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है. सो व्हाट आई मीन टू से इज, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कहाँ खत्म की थी कि एवरी electron which is revolving around a nucleus that constitute current carrying loop, and current carrying loop वो क्या बन जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेव करता है, and we call this as a atomic dipole, right?
और उस एटॉमिक डाइपोल, मतलब उस एटम के पास अपना एक एटॉमिक डाइपोल है, तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका क्या है, एक मैग्नेटिक मोमेंट है। और उस मैग्नेटिक मोमेंट, उसका एक एटम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर आप कोई मॉलिक्यूल लेते हैं या सम फ्यू ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस या चूज करते हैं, उसका एटम और मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब अगर वो एटम एक डाइपोल की तरीके से है, उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, फिर मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं, क्या उन सब की वजह से एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं है, फिर उन सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बताएगा कि भैया उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सोलेनाइड एंड बार मैग्नेट के इक्विवेलेंस की भी बात कही थी कि a solenoid can be thought as a bar magnet or a bar magnet can be considered as a solenoid। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि सपोज कर लो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लेट सपोज ये आयरन है या निकेल का बना हुआ है या कोबाल्ट का है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मींस व्हाट आई मीन टू से मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये अपने आप में मैग्नेटिज्म नहीं शो करता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, लाइक आपने कहीं से लोहे का एक टुकड़ा लेके ले आया, बट दैट आयरन इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, जबकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी से दैट इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब कि वंस वी प्लेस देम इन मैग्नेटिक फील्ड, some external magnetic field, they are magnetized or they are attracted or they influence the magnetic force. That's what we are trying to say that। तो जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मतलब ये हुआ कि हर मैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब कि उसका जो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, वो अपने आप में एक एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल की तरीके से बिहेव करेगा और उसके पास एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने यहाँ पे बोली, उसको मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। आई से दैट कि एवरी एवरी एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल magnetic material is is a magnetic dipole, is a magnetic dipole in itself, अपने आप में वो मैग्नेटिक डाइपोल है। यस, it has its own magnetic moment, it has its own it has its own magnetic moment, उसके पास एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब आपको ये पढ़ाया जा चुका है, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। क्या निकाला था, E L/2m। यस, तो जहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, एल क्या था, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, नीचे 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। फिर हमने उसको जनरलाइज किया था QL/2m से, याद होगा ये कहाँ पढ़ा हमने यूनिट 4 के अंदर हमने पढ़ा है। तो इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो दैट दैट कॉन्स्टिट्यूट करंट करिंग लूप, और उस करंट करिंग लूप का एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। सो ऐसा कोई एटम और मॉलिक्यूल की हम कल्पना नहीं कर सकते जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बट वी आर ट्राइंग टू से दैट कि हम अभी सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल कह रहे हैं, एवरी एटम और मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो इसी चैप्टर का डिस्कशन का सब्जेक्ट है, बट दिस इज वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो मैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाता है या मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है उसके बारे में बात हो रही है, और वो मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप्स और वो मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं, विल टॉक अबाउट दिस इन द लेटर वीडियोस ऑफ द सेम प्लेलिस्ट। So every atom molecule of magnetic material is a magnetic dipole in itself and it has its own magnetic moment. Okay, इसके पास अपना magnetic moment होता है। तो फिर भी it does not show it does not show magnetism। Still still it does not show it does not show magnetism, does not show magnetism या magnetism, और यहाँ पे magnetism, इसको does not exhibit भी लिख सकते हैं आप, exhibit और show magnetism। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज से दैट, तो इसके पीछे रीजन ये है
मॉलिकुलर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक डाइपोल्स आर इन क्लोज चेन अरेंजमेंट। क्या लिखा हुआ है? चेन क्लोज चेन अरेंजमेंट में होते हैं। क्लोज चेन अरेंजमेंट, क्या मतलब है इस क्लोज चेन अरेंजमेंट का? तो जरा देखो, यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अभी इसके पास मैग्नेटिज्म नहीं है, मतलब इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं है भाई? जबकि इसका हर एटम या हर मॉलिक्यूल मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये क्लोज चेन अरेंजमेंट में होते हैं। मतलब एक 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 मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है, तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे है। तो इन सबका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से क्लोज चेन अरेंजमेंट में बना देते हैं, क्लोज लूप पे फॉर्म बनाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इस इनका वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा, इसका वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा, इसका वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। So molecular या atomic dipoles are in closed chain arrangement, or that is why that is why that is why it has it has zero it has zero net magnetic moment. It has zero magnetic moment. It has zero magnetic moment. तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इट हैज जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है। दैट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसका, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। नेट मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट ये? नाउ अगर हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया, हमें पता है कि उसका हर एटम हर मॉलिक्यूल अपने आप में डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल है मतलब वो करंट करिंग लूप है, करंट करिंग लूप है तो डाइपोल है, उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, बट वो क्लोज चेन अरेंजमेंट में होता है, इसलिए उसके पास मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। बट अगर हम उसको राइट अब अगर मैं यहाँ बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लेके आऊं, इफ आई ड्रॉ सम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अब यहाँ पे मैंने सपोज कर लो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ करके इसको रख दिया, इसको रख ला के रख दिया। ये जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल था, इस मैग्नेटिक मटेरियल को हमने किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख दिया। तो जब ऐसा करेंगे तब क्या होगा उस केस में? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? तो जैसे ही आपने इसको उठा करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, so once we place them in external magnetic field, once we place them in external magnetic field, in external magnetic field, external magnetic field में हम रखते हैं, external magnetic field में once we place them in external magnetic field, these closed chain arrangement, these closed chain arrangement, these closed chain arrangement are broken. This closed chain arrangement are broken and net magnetic moment broken and dipoles are arranged and dipoles are arranged in order along along the along the direction of external magnetic field। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है फील्ड, thus thus has thus have net non zero मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब अगर इसको आपने उठा करके एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो अब इसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और अब इसके पास बेटा यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब इसके पास क्या हो जाएगा? साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब इसके पास साउथ और नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट, इसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब अगर इसको सपोज कर लो हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, इसी को कहते हैं हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया। अब इसको उठा करके एक बार ये मैग्नेटाइज हो गया, काफी देर तक हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, पता चला अब इसके पास दिस विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट और समथिंग लाइक दैट। अब अगर इसको उठा के ले जाकर के फायर में डाल दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, फिर क्या होगा? सो वंस यू हिट अप दिस, तो ये फिर क्या होगा? फिर ये जो अरेंजमेंट था, ये जो ऑर्डर डायरेक्शन में अरेंजमेंट होता है, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर वो क्या हो जाएगा? क्लोज चेन अरेंजमेंट की तरफ चला जाएगा।
फिर उसका ये जो मैग्नेटिज्म है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. तो समथिंग वेरी रिलेवेंट यू कम टू नो दैट वंस इफ मैग्नेटाइज्ड, लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मटेरियल, material, if magnetized material is heated up, is strongly heated, strongly heated, strongly heated, it loses its magnetism, it loses its magnetism. फिर भैया इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिज्म वह फिर से वो यहाँ से हिट करने पे वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके की ऑर्डर हो जाएगा. तो दिस इज हाउ दैट कि अगर स्ट्रांगली हिट अप कर दोगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म होगा. ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो व्हाट वी डिस्कस इज कि हर एक मैग्नेटिक मटेरियल, हर मैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम और मॉलिक्यूल जो है अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से है. बट वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म अगर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसके डाइपोल्स क्लोज चेन अरेंजमेंट में होंगे. और अगर आप उसको बाहर के किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके आओगे तो वो ऑर्डर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के, और फिर वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा दैट मे बिहेव एज अ बार मैग्नेट. और अगर इसको फिर उसकी मैग्नेटिज्म को छीनना चाहते हो आप, हिटअप कर दो, गायब हो जाएगा. तो दिस बेसिक थिंग्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. एंड ये जो पीछे हमने एनालॉजी वाली बात बताई ये भी आप समझ गए होंगे और ये पॉइंट भी समझ गए. नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग वेरी रेलेवेंट. ये दो बात तो आप समझ गए. अब हम लोग आपको यहाँ देखिए, ये दो पॉइंट क्लियर हो गया हमारे को. नाउ विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बहुत अच्छे से समझिएगा, मैंने यहाँ में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं लिखा है. आई एम नॉट राइटिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? नॉट राइटिंग, नॉट राइटिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स. तो इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों नहीं कह रहे? नॉट राइटिंग मैग्नेटिक, नॉट राइटिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्या वजह है कि इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह रहे हैं? तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का क्या तरीका आपने सीखा है? हाउ यू, मतलब हाउ डू यू ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो अब क्लास 10th में या उसके पहले भी आपने एक बार मैग्नेट लिया है और उसको किसी कार्डबोर्ड पे रखा है और फिर आप कंपास रखते हैं. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, व्हाट आई वांट, दिस इज अ साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है किसी बार मैग्नेट का. और इस बार मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल को दिखाने के बाद आपने इसको कार्डबोर्ड पे रख दिया. फिर आप यहाँ कंपास रखते हैं. तो कंपास रखते हैं तो ये कंपास की नीडल ऐसे लाइन होती है, फिर जहाँ खत्म होता है, फिर जहाँ पे इसका खत्म हुआ फिर यहाँ कंपास लाके रखिए, फिर उसकी नीडल ऐसे लाइन होएगी. फिर जहाँ खत्म होता है यानी कि नीडल जैसे बोलेंगे आप वहाँ डॉटेड बना दिए, बोले कि एक डॉट यहाँ हो गया, एक डॉट यहाँ हो गया. फिर अब आप इस जगह पे रखिए तो ये फिर वैसे लाइन होगा. तो मैग्नेटिक कंपास को रखते जाइए और मैग्नेटिक कंपास जिस तरीके से जगह जगह पे लाइन हो रहा है वहां पे उसको ऐसे डॉटेड बना दीजिए और फिर उसको आप अरेंज कर दीजिए. तो ये मैंने मैग्नेटिक कंपास के अरेंजमेंट को दिखाया है. और जब हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं सो फाइनली व्हाट वी फाइंड कि ये नॉर्थ से ऐसे निकलता हुआ इस तरीके से ऐसे साउथ में जाके एंटर कर जा रहा है. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. फिर यहाँ से नॉर्थ से ऐसे निकलता हुआ देखो ये कहाँ जा रहा है, साउथ में जाके ऐसे एंटर कर जा रहा है. और अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है. एंड अब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात कहने का क्या मतलब है? तो हम लोगों ने ये प्रूव किया है ना कि सोलेनाइड जो होता है, सोलेनाइड के अंदर, हमने यूनिट 4 के अंदर सोलेनाइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है. एंड वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर इंटरनली हर जगह यूनिफॉर्म होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई. एंड हमने पिछले लेक्चर में जो यूनिट 5 का जो लास्ट लेक्चर है इसमें हम लोगों ने यानी कि लेक्चर 1 में हमने ये बताया आपको कि सोलेनाइड और बार मैग्नेट कैसे एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है. तो इसका मतलब कि सोलेनाइड के अंदर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो बार मैग्नेट के अंदर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. ये बार मैग्नेट इज, इफ इट इज अ बार मैग्नेट एंड इट हैज अ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. ये बात कहीं लिख नहीं रहा हूं मैं, सुना रहा हूं, सुन करके समझना है. एंड यू मस्ट नो अबाउट इट. सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर एक बार मैग्नेट रखा है तो उससे बाहर वाले फील्ड लाइंस को जब ड्रॉ करने की बारी आई तो आपने देख लिया कैसे बाहर फील्ड ऐसे ऐसे आए. ये तो बाहर वाले ड्रॉ कर सकते हो. और अंदर वाला, क्योंकि सोलेनाइड के अंदर जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट के अंदर वैसा ही फील्ड होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर भी साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती है.
दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. नाउ आई वुड लाइक टू से यू दैट कि अगर बार मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्स आपको ड्रॉ करनी है तो आपने कैसे ड्रॉ करना है, कंपास रख के ड्रॉ कर लो. और दूसरा तरीका क्या है भाई, देयर इज अदर वे, कि आप एक बार मैग्नेट को लो और बड़े सारे आयरन फाइलिंग के ढेर में रख दो. फिर वो आयरन फाइलिंग्स उसके अराउंड जैसे अरेंज होंगे, उन आयरन फाइलिंग्स को आप देखोगे तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि ओके, यानी कि समहाउ दिस इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. आई होप यू गॉट इट नाउ. मतलब उसके अरेंज के पैटर्न से आपको पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा. सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर देखो मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कह दिया, दैट इज रॉन्ग. I should say magnetic field lines के बारे में पता चलेगा. So why here magnetic field lines, why magnetic field lines are not called magnetic lines of force, that is something very important to be understood. तो चलो जी, सबसे पहले बात ये देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नेटिक लाइंस के बारे में हमने क्या देखा कि वो नॉर्थ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. नॉर्थ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर. सो आई से दैट कि नॉर्थ से ये निकलता हुआ अपीयर होता है. नॉर्थ से ऐसे जाते हुए किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है. नॉर्थ से ऐसे निकलता हुआ साउथ में जा रहा है, फिर अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ से जाता है. तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे बेसिक पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान जाए. यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे इस पेज पे. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस नेवर, आई मीन magnetic field lines has no or origination point and no termination point. यानी कि उसका सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ से टर्मिनल होता है, ये नहीं पता किया जा सकता. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज नो originating points, originating points originating points point and and terminating points terminating points. मतलब कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ स्टार्ट हो रहा है, राइट right? ये नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज नो ओरिजिनेटिंग पॉइंट एंड नो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस मीन्स कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने बार बार देखो फोर्स कर रही है, गलत कर रहा हूँ मैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, आर क्लोज्ड कर्व. ये क्लोज कर्व होती हैं, राइट. क्लोज कर्व होती है, मतलब उनके इट हैज नो एंड्स. क्लोज कर्व है, दैट इज क्लोज कर्व, दैट इज, एक मिनट, आर क्लोज कर्व्स. तो अगर आपने उसको क्लोज कर्व कह दिया, दैट इज इट हैज इट हैज नो एंड पॉइंट्स. कोई एंड पॉइंट्स है ही नहीं, नो एंड पॉइंट्स. क्लियर हो गया पॉइंट. ये ऊपर वाली बात को दूसरे तरीके से लिखा हुआ. तीसरी बात आपको ये समझना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट टेंजेंट टेंजेंट drawn at any point, टेंजेंट drawn at any point. देखो ध्यान से, टेंजेंट drawn at any point, टेंजेंट drawn at any point of magnetic field lines, magnetic field line, tangent drawn at any point of magnetic field line gives direction of resultant magnetic field at that point. मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट drawn at any point of magnetic field line gives direction of resultant magnetic field, gives direction of resultant magnetic field at that point. उस पॉइंट पे resultant magnetic field का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, but not magnetic force, but not magnetic force, अब क्या मतलब है इस बात का, देखो. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो फील्ड लाइंस थे,
वहां किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। बट अगर वहां पे हम कोई मोनो पॉजिटिव चार्ज रख दे, लाइक सोर्स पॉजिटिव चार्ज रख दे, तो वो क्या हो जाता था, उसी डायरेक्शन में निकल लेता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। लेकिन अब यहाँ पे मोनोपोल मैग्नेट तो नहीं रखा जा सकता ना, मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मोनोपोल मैग्नेट रख नहीं सकते, तो आप वहां क्या रखेंगे, आप एक डाइपोल रखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल रखेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल रखेंगे तो भैया वहां पे जो फील्ड लाइंस है, उस फील्ड की वजह से जो एम पॉजिटिव और एम नेगेटिव दोनों साथ से आते हैं, तो एम पॉजिटिव पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और एम नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो वहाँ टॉर्क बनने की चांसेस हो जाएंगे और फिर वो टॉर्क को रिप्रेजेंट, टॉर्क वहां पे होगा। बट उस टॉर्क का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन से तो नहीं निकल के आ पाएगा। तो ये बात ध्यान से समझने की जरूरत है कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives direction of resultant magnetic field at that point but not magnetic force. Why? क्योंकि मैंने बता दिया, सिंस मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट कर रहा होता फिर हम वहां रखते और वो उस डायरेक्शन में जाता, तो हम कहते कि वो मैग्नेटिक आई मीन फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा तो है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो but not magnetic force, and I have explained it. So I would like to simply say that कि ध्यान क्या रखने वाली बात है, if existence of, या since no existence no ex, existence of monopole monopole magnet magnet, right, since no existence of monopole magnet, so 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 it does not show, therefore 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 it does not show direction of force, does not show direction of force, does not show direction of force, डायरेक्शन ऑफ, बात समझ में आ गई है? क्योंकि आप वहां पे अगर कोई रखेंगे लाइक किसी जगह पे, तो यहाँ पे आप एक मैग्नेट रखेंगे, तो उस मैग्नेट का एम पॉजिटिव होगा एम नेगेटिव होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे क्या होगा, टॉर्क लग जाएगा। आपने पढ़ा है ना भाई कि अगर किसी करंट कैरिंग ग्रुप के पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, बट टॉर्क हो सकता है और हो नहीं भी सकता, डिपेंडिंग की एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। सो ये ध्यान रखने की बात है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मस्ट मस्ट लिसन लेक्चर। तो अगर आप इसको नोट करेंगे, मस्ट लिसन लेक्चर, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। सो दिस इज 1 2 3, ये पॉइंट समझ गए आप यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये क्लोज कर्व है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहलाएगा, राइट। सो चौथा पॉइंट अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइंस never intersect each other, magnetic field lines never intersect each other, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया कि वो किसी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो भाई एक जगह पे तो एक ही रिजल्टेंट होगा, सो दैट इज व्हाट, कि वो क्रॉस नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि किसी भी जगह पे आई मीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी magnetic field intensity at any point at any point is directly proportional at any point is proportional directly proportional to number of field lines, number of field lines. Magnetic field intensity at any point is directly proportional to number of field lines passing through passing through unit area being
perpendicular to the area, being perpendicular to the area. By That's what the point is. Magnetic field intensity at any point is directly proportional to number of field lines passing through a unit area being perpendicular to the area. That's what the point is. Hmm. So these basic points we have understood about it. So electric field lines और magnetic field lines में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? उसका एक ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है। वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं। इनका कहीं स्टार्टिंग और कहीं एंड नहीं होता। ये सारी बात आप समझ गए होंगे। तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे थे। क्या डिफरेंस है, यू गॉट इट नाउ। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए, बता दिया गया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। चलो जी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की तरफ चलते हैं हम लोग। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बात आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले दिस सी व्हाट वी आर सेइंग हियर। अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे एक डाइपोल ले रखा है। लेट्स सी, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। तो उसके लाइंस ऑफ फोर्स को अगर आपको दिखाने के लिए बोला जाए ये प्लस और माइनस चार्ज, तो आप बड़ी आसानी से दिखाते हैं कि प्लस से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकली, राइट? ऐसे निकलेंगी भाई, ऐसे इस तरीके से ये लाइंस ऑफ फोर्स निकली हैं और यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएंगी। एंड पॉइंट हो गया यहाँ पे, करेक्ट। और यहाँ ये सब क्या होगा, ऐसे नेगेटिव पे आके खत्म हो रही है। ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे एंड नेगेटिव पे एंड हो रही है, ठीक है। और ऐसे पॉजिटिव से ऐसे बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। दैट्स ओके। अब एट द सेम टाइम मैंने उसी पेज पे आपके लिए एक दूसरा फिगर भी बना के रखा हुआ है। अब आप यहाँ मानिए कि इस जगह पे आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल। लेट्स सपोज हियर यू राइट, आप कहते हो कि यह नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है इस जगह पे। और हियर यू से दिस इज साउथ पोल है, आप कहते हो कि यहाँ साउथ पोल है। सो नाउ, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हो, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। अब हमें मालूम है कि नॉर्थ से हमें लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं, मतलब नॉर्थ से निकलती हुई दिखाई पड़ती है और साउथ में अंदर जाती हुई दिखाई देती है। निकलती हुई डज नॉट मीन कि वो वहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये बात समझने की है। तो अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना है इनका, इस केस में, तो हम कहेंगे ओके, ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिखा रखी है। ये देखो, फिर देखो मैंने गलत टर्म बोला, लाइंस ऑफ फोर्स गलत कहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू विल फाइंड दैट, यू विल फाइंड लाइक दिस, ये सब अंदर की तरफ ये ऐसे दिखाई दे रहा है और ये ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सब कॉन्टिन्यूअस कर्व है, सब कॉन्टिन्यूअस कर्व है। मतलब कोई बाहर से ऐसे होता हुआ आएगा, अब आगे जाएगा तो फील्ड कैंसिल होगा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि फील्ड बहुत कम हो गया, या हम इसको और बड़ा बड़े दिखा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसे फील्ड होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कुछ इधर की तरफ होगा, यहाँ लगाओगे तो इधर की तरफ दिखाई देगा। तो ये मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट के फील्ड लाइंस को दिखा रखा है। और यहाँ पे एक सोलेनोइड के फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे बोले कि भाई देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस जगह पे आप नॉर्थ मान लीजिए, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। और यहाँ पे आप साउथ मान लीजिए, यू टेक दिस एज अ साउथ। तो अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ और साउथ की तरीके से ट्रेड करना है आपको। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका और इसका दिखा रखा है। अब हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो आपको याद करो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था कि भाई किसी भी जगह पे अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या था? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स की अगर हम बात करें तो हम वो कहते थे कि
amount of flux associated with any closed surface, amount of electric flux associated with any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of enclosing charge. ये था हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखा रहा हूँ, जरा जरा गौर करिए. सपोज करिए मैं एक यू सी हियर, अगर आप इस लूप की बात करें या इस लूप की बात करें तो इससे भी कुछ 1 2 3 4 5 लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर किए, 5 यहाँ से बाहर निकल रही हैं. यहाँ से भी लाइक अगर आप देखें 1 2 3 4 4 इसमें एंटर करके 4 इससे बाहर निकल के जा रही हैं. तो अगर आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग करें तो जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल जा रही है. एंड अगर इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेने की जरूरत पड़े, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होने की वजह से यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा और यहाँ से भी निगेटिव आ जाएगा. दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन. नाउ आई एम सेइंग यू समथिंग एल्स. जरा गौर करिए. थिंक ऑफ दिस सिचुएशन, थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ये सिचुएशन देखिए आप. अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को अगर ऐसी किसी चीज से घेर दे रहा हूँ, इफ आई टेक इट बाय अ क्लोज, अगर इसको क्लोज सरफेस, पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज सरफेस से क्या कर दिया हमने, एनक्लोज कर दिया. और अब मैं पूछूं कि बताओ भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, हाउ हाउ मच फ्लक्स विल बी हियर इस क्लोज सरफेस से. तो अगर इस क्लोज सरफेस से पूछे, ये क्लोज सरफेस हो गया, तो अगर इस क्लोज सरफेस से पूछें तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा, हाउ मच फ्लक्स विल बी हियर इस पोजीशन पे. तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही हैं. तो द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, या फाइव विल बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. यहाँ फाइव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ये पॉइंट समझ में आया आपको. मैंने यहाँ पे दो बातें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म मुझे पढ़ाना है आपको, और मैंने इस फिगर जो हमारे सामने है उससे मैंने जो बात कही कि अगर मैंने एक यहाँ पे रिंग सर्कुलर फिगर, सर्कुलर लूप लिया, एक सर्कुलर लूप यहाँ लिया, तो इसमें जितनी अंदर जा रही है उतनी इससे बाहर निकल रही है, जितनी इसमें अंदर जा रही है उतनी यहाँ से बाहर निकल रही है. और अगर ये क्लोज सरफेस यहाँ से देखा तो इसमें अंदर कुछ नहीं जा रही है, सब यहाँ से बाहर निकल जा रहा है. ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ भी क्लोज सरफेस लेते नेगेटिव चार्ज के अराउंड, तो यहाँ भी क्या होता, सिर्फ अंदर की तरफ जाती. इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई ट्राई टू फाइंड फ्लक्स ओवर हियर, फ्लक्स ओवर हियर एंड फ्लक्स ओवर हियर, तो यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, यहाँ फ्लक्स नेगेटिव आएगा. यहाँ इस लूप की बात करें तो जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है. इसका मतलब कि आप किसी भी लूप से वहां पे भी आप निकाल सकते थे, यानी कि जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है, अगर ये कॉन्सेप्ट है. और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है तो वो निगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेट फ्लक्स नेगेटिव आ सकता है. यस, करेक्ट. इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज, मतलब एक चूंकि चार्ज इनक्लोज हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, चार्ज इनक्लोज हो रहा था, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स के आगे हमारा पॉजिटिव आ गया. अब मैं आपसे कुछ ये कहूँ, डू यू थिंक कि जैसे ये जो मैग्नेट हमने यहाँ पे लिया है, ये बार मैग्नेट लिया है, डू यू थिंक दैट कि अगर आप यहाँ पे एक क्लोज सरफेस लें, इफ यू सिमिलरली टेक अ क्लोज सरफेस, जैसे यहाँ पे लिया, अगर आप इस जगह पे कोई क्लोज सरफेस लें, चलो किसी दूसरे कलर का लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे. लेट्स सपोज यू टेक अ क्लोज सरफेस हियर, एंड अगर आप यहाँ पे क्लोज सरफेस लेंगे इस जगह पे, तो डू यू थिंक दैट कि अब देखो इस क्लोज सरफेस से क्या हालत हो रहा है. इफ यू लुक एट दिस क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस मैंने लिया, और एक दूसरा क्लोज सरफेस सिमिलरली हियर वी टेक, एक यहाँ पे क्लोज सरफेस ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं. ये क्लोज सरफेस भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. लेट्स टेक दिस क्लोज सरफेस हियर. इफ यू टेक अ क्लोज सरफेस लाइक हियर, तो यहाँ पे अगर क्लोज सरफेस ले रहे हैं, आई होप आपको दिखाई देना चाहिए, ये क्लोज सरफेस ले रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं. लेट्स सी, अगर आप यहाँ क्लोज सरफेस ले रहे हैं, इस क्लोज सरफेस में क्या हो रहा है, इन दोनों जगहों पे आप देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे क्लोज सरफेस हो रहा है तो यहाँ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर जा रही है, और यहाँ से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है. यहाँ आपने क्लोज सरफेस लिया तो सिर्फ बाहर ही निकल रही है, यहाँ पे अगर आप लेते हो तो सिर्फ अंदर ही आ रही है. यहाँ देख रहे हो तो इसमें फील्ड लाइंस अंदर भी जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है. यहाँ देख रहे हो तो फील्ड लाइंस इसमें अंदर भी जा रही है और यहाँ से बाहर भी निकल रही है. So if you try to find magnetic flux here or magnetic flux here, that will come out zero. और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, इफ यू टेक हियर अ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर इस जगह पे आप मैग्नेटिक फ्लक्स लगोगे बाय सर्कलिंग, लाइक अगर आपने इसको इसको सराउंड करके लिया है,
तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, फाई क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ फाई फाई ई क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और अगर इस जगह पे आप फाई एम निकालोगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और इस जगह पे भी अगर आप फाई एम निकालोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी लाइन यहाँ से बाहर निकल जा रही है। तो अंदर से अंदर से तो यहाँ पे कुछ है। अब तुम कहोगे कि ये क्लोज सरफेस लिया, तो क्लोज सरफेस लिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर अंदर जा रही है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा इधर। यहाँ पे हाफ ऑफ पोर्शंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट होगा, और आधे पोर्शंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो समझ में आ रही बात। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आपको पता है ना कि अगर एक मैग्नेट आप ड्रॉ करते हैं, इफ यू टेक अ बार मैग्नेट, और उस बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेते हो, इफ यू टेक अ बार मैग्नेट लाइक दिस, और इस बार मैग्नेट के किसी पोर्शन को आप, कोई भी एक पोर्शन लेकर के आप उसको घेर लेते हो, कुछ इस तरीके से रखते हो, तो आपको पता है ना कि इसके अंदर नॉर्थ भी है और साउथ भी है। यहाँ पे नॉर्थ भी है और साउथ भी है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ भी है साउथ भी है। यस। तो मीन्स इसके अंदर नेट मैग्नेटिक चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो गॉस लॉ ऑफ, यू सी, फ्लक्स पढ़ने का मतलब कि, एंड गॉस लॉ, दोनों में क्या फर्क है, फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स की बात करें तो वो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो वो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। दैट्स करेक्ट। बट अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ डील्स विद अ क्लोज सरफेस। तो अगर क्लोज सरफेस के नजरिए से देखें, तो अगर यहाँ पे क्लोज सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पे क्लोज सरफेस ले रहे हैं, हियर इन केस ऑफ क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव, हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। बट अगर बार मैग्नेट के लिए अगर हम कहीं पे क्लोज सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, या कहीं और भी क्लोज सरफेस यहाँ कहीं ले लें, हम किसी भी जगह पर क्लोज सरफेस ले लें, तो जितनी लाइन्स ऑफ एंटर कर रही है उतनी लाइन्स बाहर निकल जाएंगी। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो फ्लक्स का पॉजिटिव होना और फ्लक्स का निगेटिव होना, ये दो तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। मैं यहाँ पे ये बात अगले पेज पे मैंने आपको ये ऐसे दिखा रखा है। जैसे मान लिया कि हमने कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया, और इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल दिया, और ये इसका एरिया वेक्टर है भाई, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स क्या होगा, हाउ मच फ्लक्स इज, फाई बी इज व्हाट, विल से दैट बी डॉट ए लिखेंगे। बी डॉट ए का मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। बट इफ इट इज अ क्लोज सरफेस, ये तो फ्लक्स निकाल लिया आपने, बी ए कॉस थीटा, जो अगर ये एंगल थीटा है इस तरीके से, तो आप बी ए कॉस थीटा लिख देंगे। बट जब आप गॉस लॉ की बात करेंगे तो वो किसी लूप के लिए नहीं है। when we talk about Gauss law is not dealing with a loop, electric flux with a loop or magnetic flux with a loop. Gauss law is always going to deal with a closed surface. तो क्लोज सरफेस का अगर केस लेके चलोगे, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती हैं, कहीं पे कहीं से ना ओरिजिनेट होती है और ना कहीं खत्म होती है, यानी कि जितनी अंदर गई होंगी उतनी बाहर निकल के आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स अप्लाई करोगे कहीं पे, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब यहाँ पे आप फ्लक्स पढ़ रहे थे, इस जगह पे फ्लक्स पढ़ रहे थे, तो देखो यहाँ से इस मैग्नेटिक, इस लूप से फ्लक्स पूछा जाए, फाइव बी बताओ, तो ये आ गया। लेकिन अगर इसी केस में यहाँ पे कहीं पे आप सपोज कर लो ये वाला पढ़ने लगो, बोलो हेलो आई वांट टू स्टडी हियर दिस, कि इससे कितना फ्लक्स होगा। आई होप इससे बेहतर कलर ये होगा, इफ लाइक इफ यू वांट टू से दैट यू वांट टू स्टडी दिस, यू वांट टू स्टडी समथिंग लाइक दिस, कि मुझे इससे फ्लक्स पढ़ना है। तो अब ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस हो गया, दिस इज अ क्लोज सरफेस। अब अगर इस क्लोज सरफेस से आप फ्लक्स पढ़ोगे, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा भाई, जितनी अंदर गई उतनी बाहर निकल गई, तो यहाँ तो फाइव फाइव बी क्या आ जाएगा जी, जीरो होगा इस क्लोज सरफेस से। बट अगर इससे फ्लक्स पढ़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा, जो भी थीटा होगा उसके हिसाब से फ्लक्स आ जाएगा। सो व्हाट वी लर्न हियर, बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कोई ओरिजिनेटिंग पॉइंट नहीं होता और उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसलिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा। सो गॉस लॉ ऑफ गॉस गॉस लॉस गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटो मैग्नेटिज्म बात कर ले, मैग्नेटिज्म, राइट, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
that say that B dot ds for a closed surface this is equal to 0. इज दैट ओके ना? क्योंकि कहीं पे भी लाइक यहाँ पढ़ लो या आप इस पूरे पे पढ़ लेते, अगर यहाँ पूरे पे पढ़े, यहाँ पे देखो यहाँ भी पढ़े तो जितनी अंदर गया उतना बच्चों की कहीं पे भी इसके अंदर पे जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ भी होगा, नॉर्थ होगा वहां साउथ भी होगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। बार मैग्नेट के केस में मैंने यहाँ दिखाया कि आप यहाँ नॉर्थ साउथ अगर आप यहाँ लिखते जाएं तो अगर आप यहाँ नॉर्थ और साउथ लिखेंगे तो भैया इसके अंदर जितना नॉर्थ की वजह से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई देंगे और वो घूम फिर करके लास्ट में साउथ में उतने ही एंटर कर जाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर गॉस थ्योरम लिखना है मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में तो वो ऑलवेज क्या होगा, दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लाइक दिस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स associated magnetic flux associated with closed surface, closed surface, closed surface. According to Gauss, magnetic flux associated with closed surface is always zero, always zero. रीजन क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंडिंग है, वो उनका ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। तो भाई आप कोई भी इस तरीके से क्लोज सरफेस लेंगे, जितनी एंटर करेंगे उतनी बाहर निकलेंगे तो जीरो हो जाएगा। तुम कहो सर अगर इसमें कोई मैग्नेट रख दे तो क्या होगा? अब भाई उस मैग्नेट को अगर आप रख भी देते हैं तो उससे थोड़ी और लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी, बट उसकी भी अपनी तो खुद खुद तो आएंगी। तो जितना यहाँ से निकलेंगे उतना ही इसमें एंटर कर जाएंगे, तभी क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सो किसी लूप से फ्लक्स निकालना और क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स पढ़ना ये दो अलग अलग बात है। प्लीज डू केयरफुल। यहाँ पे फाइव अगर आप निकालोगे तो ये जीरो नहीं होगा, दिस फाइव विल नॉट बी जीरो इन दिस केस, इन दिस फिगर, in this figure phi, in this figure phi is not zero, phi m is not zero, not zero। why? क्योंकि भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर यहाँ से, एरिया वेक्टर आपने ऐसे ले लिया, आप फील्ड कैसे होंगे तो आप फ्लक्स बता दोगे, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे फ्लक्स। बट अगर क्लोज सरफेस लोगे, जैसे यहाँ पे आपने क्लोज सरफेस ले लिया, तो क्या हुआ भाई? एक दो एंटर की गई तो आप यहाँ पे इनका यहाँ का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन यहाँ पे जो होगा, जितना यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव आएगा, यहाँ पे उतना पॉजिटिव आ जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये यू मस्ट अंडरस्टैंड। मैंने बार बार बोला फ्लक्स थ्रू अ लूप एंड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस आर टू डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्लक्स, flux through a loop, through a through a loop and flux through closed surface, flux through closed surface surface are two different things, are two different things। ये दोनों सेम चीजें नहीं, ये ध्यान रखने की बात है। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास में गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी समझ लिया, हमें ये भी पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहलाएंगी, और ये चीज भी हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग भी पढ़ लिया। तो ये 1 2 3 4 ये सारी बातें समझ गए आप। अब मैं आपको लेके चलूंगा दिस इज ऑल डन। अब हम लोग इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चाहेंगे कि उसको देखें और उससे समझ करके कुछ अपना नॉलेज बढ़ाएं। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बहुत जरूरी है, हमें करना चाहिए और फिर बात समझ में आएगी हमें अच्छे तरीके से। सो लेट्स एंटर। तो चले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो विल बी हैविंग क्वेश्चंस नाउ लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन चाह रहा हूँ कि आपके लिए प्लान किया जाए। लुक एट दिस। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है और ये जो बाकी येलो कलर के जो एरो दिखाई दे रहा है, लेट्स सपोज मैं इसको एक डाइपोल मानता हूँ। दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये अपने आप में कोई मैग्नेटिक डाइपोल है एंड वी नेम इट लाइक, आई कॉल इट लाइक दिस इज पी। और इसका नाम जो है, ये जो सारे डाइपोल्स हैं उसको Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 Q4 Q4 एंड Q5 एंड Q6 रख दिया।
something like this. What I am showing you, this is a आप इसको ऐसे समझें ये एक डॉटेड सर्कल अरेंजमेंट दिखा रखा आपको, मतलब ये सारे लूप, आई मीन all these, yeah. Now we can say like, suppose करो यहाँ पे let P and Q are magnetic dipole moment, magnetic dipole moment of equal magnitude, equal magnitude, equal magnitude. Let P and Q are magnetic dipole moments of equal magnitude. In which case of P and Q, in which case of P and Q, in which case of P and Q, P एक ही है, या in which, या in for which case of, या for which arrangement of Q, ऐसे लिखते हैं इसको, for which arrangement of so for which arrangement of Q, okay, for which arrangement of Q, like Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6, right. सबसे पहले हमें ये पता करना है कि for which arrangement of Q, Q is in stable equilibrium, for which arrangement of Q, Q is in stable equilibrium, Q is in unstable equilibrium, and no equilibrium, and for which arrangement of Q, in field of P, for which arrangement of Q in field of P, Q is in stable equilibrium, Q is in unstable equilibrium, no equilibrium. This is what we have to find. So see what I'm saying कि ये अपने आप एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और इसका फील्ड मान लो ऑल अराउंड, यहाँ पे इसका फील्ड मान लिया, इसके वजह से हर जगह फील्ड है, और Q इक्वल अमाउंट का एक मैग्नेटिक डाइपोल हमने मान लिया, बट एक यहाँ रखा हुआ है, अगर यहाँ रखा जाए तो बताओ वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, यहाँ स्टेबल होगा, तो यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है ना कि अगर P आपने ये रखा है तो इसके वजह से ये क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ध्यान से समझना, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि अगर कोई, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई डाइपोल आपने इसमें रख दिया, मैंने ये कहा ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज आई शुड से अगेन, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई डाइपोल लेके आए और बोले आपने कोई डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ रख दिया, तो ये इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा ओरिएंट भी कर दोगे, इसके थोड़े से इसके डायरेक्शन को चेंज भी करके इधर लेके आओगे, तो फिर इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगा के क्या होगा, ऐसे ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे लाके क्या कर देगा, इक्विलिब्रियम में लाके रख देगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, और आपने डाइपोल कुछ ऐसे रख दिया, आपने मैग्नेटिक डाइपोल कैसे रख दिया, ऐसे लाके रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे लाके रख दिया, तब क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वो क्या, क्योंकि थोड़ा सा भी आप ऐसे करोगे तो ये पूरा घूमते हुए यहाँ पे आके फिर से अलाइन होगा, अगर थोड़ा इधर करोगे तो फिर घूमते हुए यहाँ पे आएगा 180 डिग्री से टर्न कर जाएगा। इज दैट ओके नाउ? सो ये मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ। इज दैट ओके नाउ? और अगर आई मीन ये भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में क्योंकि अभी इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है ना, लेफ्ट आई मीन इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इसको थोड़ा
डिफ्लेक्ट करोगे, थोड़ा डिफ्लेक्ट करोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे टॉर्क लगना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। सो आइडिया दैट ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन इस केस में क्या है कि अगर हम उसको थोड़ा लेफ्ट राइट मूव कराते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो फिर से वो अलाइन हो जाता है। देयरफॉर दिस इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल आपने 180 डिग्री पे लेके अलाइन कर दिया है, तो अभी तो जब तक वो 180 डिग्री पे है तब तक वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, लेकिन थोड़ा भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करोगे आप, तो वो अनस्टेबल होगा सबसे ज्यादा, एंड दैट विल टेक अ लॉन्गर टर्न एंड देन विल फाइनली कम टू इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। जैसे एक बंदा अगर वो खड़ा है, ठीक है ना, खड़ा है, तो उसको आप क्या करो, जरा सा भी धक्का दोगे तो वो पूरा ऐसे आकर के गिर जाएगा। और वैसे हो सकता है कि अभी वो उसके पास वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, लेकिन थोड़ा भी ऐसे करोगे तो वैसे गिर जाएगा, थोड़ा ऐसे करोगे तो ऐसे गिर जाएगा। तो ये पूरी तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। साइकिल बंदा जो चला रहा है, चलाया जा रहा है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, बट वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा क्लॉकवाइज थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा वो। आई होप यू गॉट दिस नाउ पॉइंट, राइट। सो स्टेबल का मतलब कि अगर अपनी पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट राइट थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करने पे अगर फिर से वो उसी जगह पे आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर थोड़ा इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने पे पूरी तरीके से टर्न हो जा रहा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर थोड़ा लेफ्ट राइट करने पे वो फिर टॉर्क लग जा रहा है उस पे, तो भाई वो बड़ा मुश्किल का सिचुएशन, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ही नहीं। मतलब जैसे रखा आपने उसी टाइम से उस पे टॉर्क लगने लगा। लाइक यहाँ पे रखा है, इस पे टॉर्क लग रहा है जीरो, इस पे टॉर्क लग रहा है जीरो, लेकिन आप थोड़ा थीटा डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो लास्ट में उस पे टॉर्क लग के उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, यहाँ पे उसको पूरा घुमा दे रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में भाई टॉर्क लगेगा, जब स्टार्टिंग में ही टॉर्क लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम तो नहीं कहलाएगा। आई होप यू गॉट दिस होल पॉइंट इज। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर ये डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसके वजह से ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में, इसका फील्ड और इसका डाइपोल मूवमेंट के बीच में टॉर्क होएगा, यस। तो ये Q1 वाला जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, नो इक्विलिब्रियम। तो नो इक्विलिब्रियम का केस कौन बना, दिस Q1। और यहाँ भी फील्ड किधर होगा, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ हो, तो Q1 और Q2 पे क्या होगा। तो थर्ड यानी कि इसकी सिचुएशन, इसका एग्जाम्पल क्या मिला, यानी कि फर्स्ट का एग्जाम्पल और सेकंड का एग्जाम्पल एंड थर्ड का एग्जाम्पल। तो थर्ड के केस में क्या मिल गया हमारे को, Q1 एंड Q2 जो होगा ये क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर पॉइंट, यस। Q6 की बात करें, Q6 और Q4 की बात करें, देखो इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन ये वाला जो डाइपोल मोमेंट रखा गया है इस मैग्नेटिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अगर थोड़ा क्लॉकवाइज और थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये पूरी तरीके से घूम जाएगा। सो Q6 क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट अबाउट हियर, ये देखो इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक, इसके वजह से यहाँ फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये वाला Q3 और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, इसके वजह से यहाँ फील्ड क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से, ये पोजीशन में, ये भी एक्सेल पॉइंट है। तो Q3 एंड Q4 का जो पोजीशन है हमारा यहाँ पे, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर है पॉइंट। Q4 दिस वन, एंड यहाँ पे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि यार ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो ये Q3 एंड Q4 क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि थोड़ा इधर करोगे तो ये घूम करके फिर इसी जगह पे आ जाएगा। सो Q1 Q2 मिल गया, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्या मिला, Q3 एंड Q4। सो Q3 एंड Q4 हमें यहाँ मिल गया। और अगर हम Q5 की बात करें, दो दो चार तो हमारे पास हो गए, यस। अब जरा हमने Q6 की बात देख लिया, तो Q6 क्या है हमारे लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो Q6 हमारे लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, राइट। अगर हम Q5 की बात करें तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे किधर होगा, इधर होगा, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि Q5, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये Q5 भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो दो आपको यहाँ मिल गए, दो यहाँ मिल गए, दो यहाँ मिल गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, सो ये पॉइंट समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से हमारे पास ये ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है
लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का सिचुएशन कब बनेगा? विच वन इज द केस ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी? लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जीरो। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जीरो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे देखो, ये एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। जब इस मैग्नेटिक कंपास को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अलाइन हो जाता है। बट अगर एक मैग्नेट के पास अगर हम कोई नेल रखते हैं तो वो नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ओवर हियर इज कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, needle of compass, needle of compass, compass, compass experience zero force but non-zero torque, non-zero torque, ठीक है। but 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 a nail get attracted near near a near a bar magnet, why so? मैग्नेट, ऐसा क्यों? तो देखो भाई, हमें पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई निडल होएगा तो उसके ऊपर क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई निडल होगा तो निडल का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है। तो आपको बड़े अच्छे से हमने ये रिजल्ट पढ़ाया हुआ है कि अगर भाई मान लो कि इसमें कोई सपोज करो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक डाइपोल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई एक एम बी फोर्स इधर लगेगा और एक एम बी फोर्स इधर लगेगा, ऐसे। तो ये क्या बना देगा? दोनों पे नोट, दोनों फोर्सेस का, ये फोर्स और ये फोर्स क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं? तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, तो भाई इक्वल मैग्नीट्यूड के एक ही बॉडी पे लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जीरो हो गया। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, बट टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं हो पाया, और टॉर्क नहीं जीरो होने की वजह से ये ऐसे अलाइन कर गया। बट जब एक बार मैग्नेट रख के लेते हैं तो, बट ये कब होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में। बट अगर एक बार मैग्नेट के सामने, अगर ये बार मैग्नेट और इस बार मैग्नेट के सामने आपने अगर कोई नेल ला के रख दिया, तो दिस नेल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बार मैग्नेट, व्हाई सो? इस पे नेट फोर्स क्यों लग रहा था भाई? इस पे टॉर्क भी लग रहा होता है, इस पे नेट फोर्स भी लग रहा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट की वजह से जो यहाँ फील्ड है वो कैसा होगा? दैट फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। वो फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स यूं जाते हुए ऐसे जाकर के ऐसे आएंगे, ऐसे जाके हुए ऐसे कुछ आएंगे, इस तरीके से। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ फील्ड सबसे ज्यादा है, यहाँ फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ फील्ड थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं होता। एंड टॉर्क तो अगर वो यूनिफॉर्म में भी होता तो उस पर लग सकता था, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आई मीन दैट्स व्हाट द पॉइंट, 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन केस ऑफ, तो इसके आंसर्स की बात करें तो इन केस ऑफ लाइक फॉर बार मैग्नेट, आई मीन nail is placed, nail is in non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field में है वो, non-uniform magnetic field में nail is in uniform non-uniform magnetic field, so it experience what? Non-zero force, non-zero force and non-zero torque, and maybe non-zero torque, maybe non-zero non-zero torque. Clear हो गया point? Yes, that's what the point is. तो दूसरी बात आपको यहाँ समझनी है, एक नया क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है कि आप देखो, ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, ये एक बार मैग्नेट है। तो ये करंट कैरिंग लूप है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बार मैग्नेट है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ से देखने में ये क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ हमने नॉर्थ लिख दिया, पीछे साउथ लिख दिया। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ नॉर्थ लिख दिया, पीछे साउथ लिख दिया। तो आप करंट करिंग लूप ये देख रहे हैं, करंट करिंग लूप देख रहे हैं, ये भी है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये तीनों सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक लूप, करंट करिंग लूप एंड बार मैग्नेट, करंट करिंग लूप एंड बार मैग्नेट
हैव अ मैग्नेटिक फील्ड और उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होते हैं और उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। क्लोराइड की एक वजह से अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्या जितने भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैं सबके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है? लाइक द आई मीन डू एवरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डू एवरी source of magnetic field every source of magnetic field do every source of magnetic field have non-zero magnetic moment, non-zero magnetic moment, right? Moment having that is having north pole and south pole. ये सवाल है, ठीक है जी। डू एवरी आई मीन डज भी लिख सकते हैं, डज एवरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? ये सवाल है। तो आप देखो इसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी कि आई इंटू ए मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका एम इंटू टूएल मैग्नेटिक मूवमेंट है। बट टोराइड के केस में भी अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेट कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। बट इनका नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में क्या कहना है आपको? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इनके पास इनका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट इनके पास नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। So these two have these two these two source these two source have have non I mean zero magnetic moment. These two source have zero magnetic moment. Zero magnetic moment. इनके मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होते हैं। Therefore these two have no north pole and south pole। तो इनके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते। बेटा बात समझ में आ गई? यानी कि ये देखो, ये करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको बार मैग्नेट से आपने इक्विवेलेंट करके इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिया। बट करंट कैरिंग वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको आप किसी बार मैग्नेट से कैसे नहीं रिप्रेजेंट करते? और करते तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता कि नहीं होता? होता तो कहाँ होता? तो हियर द पॉइंट इज दैट कि टोराइड के केस की और इसकी अगर बात करें तो इन दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट इनका मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी ये नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट है इनके पास। क्या बात करें, इनके पास जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है और इसलिए इनके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होता। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नाउ वी विल another question and see, this is a very important question. Look at this question now. Now here the question is कि ये दो ए और बी आपके पास बार रखे हुए हैं, ए एंड बी आर टू बार्स, ए एंड बी आर टू बार where two bars and one is having surely I mean one is having magnetic moment for sure, magnetic moment for sure, but other is having or not, other is having or not, it is to be found, it is to be found, ये पता करना है। A and B are two bars, one is having magnetic moment for sure and other is having or not, it is to be found. So how this will be done? How this will be done? पहली बात, ठीक है। सो इस पूरे बात को समझने के लिए राइट, ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं इसके लिए। देखो ये क्वेश्चन आपको कितना बेहतरीन, आपको याद होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि दो बॉडीज हैं और उसमें से एक पक्का चार्ज है बट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो बताओ कि दूसरी बॉडी चार्ज है या नहीं है।
तो वहां पे हमने पढ़ा था कि दूसरी बॉडी हो सकती है कि नहीं, चार्ज नहीं भी हो तो उस पर इंडक्शन से अपोजिट फ्रंट सरफेस पे अपोजिट चार्ज आएगा, फार अवे सरफेस पे दूसरे आई मीन सिमिलर चार्ज आएगा, और फिर भी उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा और वो उसकी तरफ चला जाएगा, जबकि दूसरा अनचार्ज था, राइट। सो जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे, रिपल्शन इज द श्योर टेस्टिंग ऑफ द बोथ बॉडीज आर चार्ज और नॉट, जैसे हम वहां बताते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर दो बार हैं और ये दो बार अपने ए और बी सामने रखा है, सो ये कैसे पता चलेगा कि दूसरा वाला जो बार है वो एक एक वन इज श्योरली हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरे के बारे में नहीं पता है। सो हाउ वी विल बी डूइंग इट? तो पहली बात ये कि दोनों है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सो अगर हमने सपोज कर लो ए, व्हाट विल डू इज विल वी विल नेम लाइक दिस, इसको हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे टिक कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, और इसको टिक कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, कुछ इस तरीके से बना दिया, और अब हमने इसको ऐसे दिखाया, लुक एट दिस हियर, वी आर शोइंग इट लाइक दिस। इससे पहले हम ये पता करेंगे कि दोनों है या नहीं है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स सी वन, एंड ये दूसरा ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, और एक दूसरी सिचुएशन हमने बनाई कि भाई ये तू ऐसे आ जा, और फिर इसको ऐसे ला के रख दिया, ये तरीके में। और क्या किया हमने यहाँ पे, लुक एट दिस हियर, व्हाट वी डिड दैट, ये टिक है, ये क्रॉस है, अब इसके टिक और क्रॉस को ऐसे रखा, ये अट्रैक्ट हो रहा है, इफ दिस टू आर अट्रैक्टिंग, फाइन, ये अट्रैक्ट हो रहा है, ओके। तो ये अट्रैक्शन तो हो सकता है, इस अगर ये नहीं भी होगा तब भी। अब हम क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी को, किसकी पोलैरिटी को, ये ऐसे रखा, ये ऐसे रखा, अब इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, इसको क्रॉस को यहाँ लेके आया और ऐसे लेके आया, और अगर ये अभी भी अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब हमने इसके टर्मिनल को चेंज कर दिया। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ इन दिस केस अट्रैक्शन तो यहाँ होगा, यहाँ तो अट्रैक्शन होएगा, और अगर ऐसा करने पे, राइट, इफ अट्रैक्टेड, अगर अट्रैक्टेड हो रहा है इस अरेंजमेंट में, राइट, अट्रैक्टेड, तो इट मीन्स दिस लाइक both are if attracted, then only one is magnetized, one is magnetized, one is magnetized and other is not, and other is not, other is not। और अगर इस केस में ये रिपेल हो रहा है, if repulsion is taking place, रिपल्शन हो रहा है, मीन्स बोथ आर, रिपल्शन हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज बोथ आर मैग्नेटाइज, ठीक है जी। ऐसे लेके अट्रैक्ट हो रहा है, अगर आपके इसी टेस्ट में अट्रैक्शन है, लेट सपोज अगर इसी में अट्रैक्शन हो रहा तब तो भाई यू आर नॉट वेरी श्योर कि दोनों में से दोनों चार्ज हैं या नहीं है, दोनों मैग्नेटाइज है नहीं है, दोनों के ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं। अगर यहीं पे रिपल्शन हो रहा तो पक्का ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी कि दोनों के लाइक पोल्स होंगे तभी तो रिपेल हो रहा होगा। सो इसका मतलब ये पक्का यहीं पे ही अगर रिपल्शन होता तो हम कहते कि दोनों के दोनों के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। बट अगर यहाँ अट्रैक्शन हो रहा और अगर यहाँ ऐसे पलटी मार के रखने पे यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा तो पक्का फॉर श्योर कि दोनों में से एक ही के पास मैग्नेटिक मोमेंट है एंड अदर इज नॉट। बट अगर दोनों में को ऐसे रख देने पे ये क्या हो गया, रिपल्शन हो रहा, तो यानी कि पक्का मालूम हो गया कि दोनों के दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो ये तो कहानी हो गई कि दोनों में से दोनों चार, दोनों के दोनों के पास नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं है। अब इस टेस्टिंग के बाद सपोज कर लो आपको ये पता चलता है कि दोनों में से कोई एक ही चार्ज है, एक ही के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों में से किसी एक ही के पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। फिर क्या करोगे आप? अब ये कैसे पता चलेगा विच वन इज हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट? तो अब आप कुछ ऐसा करो, अब आप ऐसा करो, लुक एट द सीड। सो लेट्स, यानी कि सपोज करो यहां से ये पता चलता है, व्हाट आई सेड, आई वांट टू से दैट कि इफ, अगर इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चलता है, इफ ओनली वन इज, इफ ओनली वन इज having A and B two bars, one is having magnetic moment for sure and other is having or not, ये पता, it is to be found। Suppose करो if only one is having magnetic moment। अब अगर एक ही के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, then which one have, है, ये पता करना आपको। तो अब आप क्या करिएगा,
सो यू डू इट लाइक दिस। अब यहाँ पे एक शॉर्ट बार मैग्नेट ए रख, आप कह लीजिए कि चलो भैया ये ए है, और यहाँ पे ए रख दीजिए और इसका नामकरण में आप ऐसे करिए भाई ठीक है, दिस इज ओके, दिस यू से दैट दिस इज टिक, और क्रॉस करके और आपने इसका नाम ए रखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, लुक एट दिस हियर। सो नाउ वी विल डू दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। पहले ए को ऐसे रख देंगे, बी को ऐसे रखें, ऐसे ऐसे बारी बारी रखेंगे, या बी को ऐसे रख के ए को ऐसे ऐसे रखेंगे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, दिस इज ए। सो नाउ इन दिस अरेंजमेंट व्हाट आई मीन टू से इज, अगर ए ऐसे रखा हुआ, बी ऐसे रखा हुआ, अगर बी को ऐसे रखने पे, बी को यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, हर जगह रखें, और ए हर बार क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। बी को यहाँ रखते जाए, हर बार ए ऐसे उठ रहा है, या बी को हम पोलैरिटी चेंज करके ऐसे भी लेके और ए अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ए के पास मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, बी के पास है। इज दैट ओके नाउ? यू गॉट माई पॉइंट? अगर अब आपने बोला कि विच वन इज हैविंग, तो अगर बी को ऐसे लाके रखने पे, बी को ऐसे लाके रखने पे, बी को ऐसे लाके रखा और ए को ऐसे रख देना, या ए को ऐसे रखा और बी को ऐसे रखा। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर दोनों में से किसी एक को, लाइक जिसको वर्टिकल रखा है, इफ वर्टिकल जो रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल वाले को हर बार अट्रैक्ट कर ले रहा है, हर बार अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, तो इसका मतलब ये बड़ा साफ हुआ कि इस केस में बी हैज अ बी हैज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट। ए डज नॉट, ए डज नॉट। क्या? इन सब केस में अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो और अगर ऐसे केस में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इस केस में B does not have, A have. B does not have, but A have. So this is how we can go for such kind of testing. इस तरीके से हम लोग इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं. Now we'll take these two questions, or do the magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charge particle at every point? कि क्या अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड जो, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन? आंसर इज नो. You know, like force vector is equal to Q. Answer is no. Answer is no. Why? F is equal to Q, and this is V cross B. So you know that magnetic force is perpendicular to magnetic field. So how this is possible? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होता है, इसलिए आंसर इज नो. क्लियर हो गया पॉइंट? ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। तरीके से एक एक चीज को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और अगला लेक्चर हम लोग अब अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप promoting, and keep commenting. Thank you very much. Bye bye.